सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो सांख्यिकी थर्ड ग्रेड के सिलेबस में जो अपने मैथ साइंस का सिलेबस है उसमें मैथ के जो टॉपिक दिए हैं उसमें अपना सांख्यिकी लास्ट टॉपिक है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अपने सबसे पहले पढ़ा था संख्याएं। तो संख्याओं में अपने पास एक तो ये आ गया। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल घन घनमूल और बहुपद अपनों ने पढ़ ही लिया, जिसमें अपनों ने शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ अविभाज्य एल्गोरिथम द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अपनों ने पढ़ा था सांख्यिकी से पहले, जिसमें 2 वीडियो हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और ह्रास। जो अपना ये जो वृद्धि और ह्रास वाला जो टॉपिक है ये आ जाता है किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, रेखाएं और कोण अपनों ने पढ़ ली। ये आपके पास ज्योमेट्री में आ जाता है, ये अपने पास है यहाँ से लेके समतल आकृति तक। ठीक है, ये ज्योमेट्री का टॉपिक है जो अपनों ने कर लिया। उसके बाद आपके पास है घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये भी अपनों ने कर लिया, जिसमें ठोस जो लिखा हुआ है कि एक से दूसरे में, जैसे आपके पास घनाभ है उसको गोले में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे पे आधारित भी अपनों ने क्वेश्चन कर लिए। और अपना जो टॉपिक है ये सांख्यिकी, ये अपने को पढ़ना है। जो लास्ट टॉपिक है प्रायिकता अपनों ने कर ही लिया। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है मैथ का ये कंप्लीट होता है तो अपने सांख्यिकी जो अपने पास 10th के जो भी अपने पास क्वेश्चन है वो अपने कर लेंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर में जो आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपने ध्यान में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। और इसी हफ्ते में अपने को नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा, थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सांख्यिकी, अब बात करते हैं सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन, यानी जो भी आपके पास डाटा है, जैसे मान लो एक शहर का अपने पास डाटा चाहिए तो उसको अपने ब्लॉक वाइज, वार्ड वाइज अपने क्या करेंगे, अलग से सेपरेट करके एक डाटा कलेक्शन तैयार करेंगे, जिसको अपने क्या बोलेंगे, इसका क्या है ये व्यवस्थित रूप, उसको ही क्या बोलते हैं अपने सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिक। इसमें एक वर्ड आता है आंकड़े। तो आंकड़ों की बात करें, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े वे संग्रह जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अब जैसे कोई भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अपने उसको एक सेपरेट जगह पे रखेंगे, उसको आगे भी भेजेंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएगा और गवर्नमेंट से वो सेंटर के पास जाएगा। तो इसका मतलब वो डाटा क्या है, यानी वो सूचनाएं अपने पास क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि अपने पास जो भी डाटा है वो क्या हो, एकदम रिलायबल। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपके पास जो आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन सा? एक तो प्राथमिक और एक कौन सा होता है, द्वितीयक। प्राथमिक आंकड़ों को क्या बोलते हैं, मौलिक आंकड़े, और द्वितीयक आंकड़ों को क्या बोलते हैं, गौण आंकड़े। ठीक है, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। तो आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों को अपने क्या बोल सकते हैं, तो आंकड़ों को अपने प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो आंकड़ों को प्रेक्षण हो गया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आंकड़े बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षण। ठीक है, डाटा तो बोल ही सकते हैं। और इसमें अपने बात करें, एक बोलते हैं विचर और एक बोलते हैं समक। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम। जैसे इंग्लिश में होते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, तो ये क्या है इसके सिनोनिम, यानी एक ही शब्द को आप अनेक बार बोल सकते हो। जैसे परीक्षण हो गया, विचर हो गया और क्या हो गया, समक हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपके पास प्राथमिक जो आंकड़े हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा, यानी ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं, यहाँ पे लिखा स्वयं, स्वयं के स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी घर घर जाकर या अनुसूचियां। जैसे मान लो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है तो उसमें लग जाते हो, तो उसमें क्या है कि आप एक बीएलओ की ड्यूटी लगती है, जिसमें क्या होता है घर घर जाकर क्या करना पड़ता है, आपको आंकड़े कलेक्ट करने पड़ते हैं। और किसके द्वारा, स्वयं के द्वारा। अब इसमें भी क्या होता है कि जो आंकड़े हैं आपको क्या है घर घर जाकर जो डाटा है वो तैयार करना पड़ता है, और वो डाटा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। जैसे जनगणना अभी स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी डाटा जो है वो किस स्तर पे आप तैयार करोगे, प्राथमिक आंकड़ों के तौर पे। ठीक है, यानी स्वयं के द्वारा। उसके बाद बात करें द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, यानी ऐसे आंकड़े जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हो। यानी इसमें यह है कि इसमें जो आंकड़े स्वयं के द्वारा तैयार होते हैं, इसमें स्वयं के द्वारा तैयार नहीं होते, यानी स्वयं के द्वारा तैयार नहीं किए जाते।
ठीक है। तो ये तो हो गए प्राथमिक आंकड़े और ये हो गए द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, जिसमें सूचनाएं क्या हो पहले से एकत्रित की जैसे पूर्व में प्रकाशित हो चुके आंकड़े उनको क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसमें और क्या बातें हैं, जैसे नोट हैं कुछ। तो पहला नोट है, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। अधिक विश्वसनीय मतलब कि इसमें क्या है कि अपने खुद के द्वारा क्या है डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसमें क्या है कि आपको एक समरी दे दी जाती है कि इस प्रकार आपको डाटा को तैयार करना है और साइट पे क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो करते हैं संग्रहणकर्ता पर, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, किस पे, संग्रहणकर्ता पर, यानी जो डाटा को कलेक्ट करता है। अगर मान लो ये डाटा गलती रिकॉर्ड करता है तो इसका मतलब ये क्या है कि जो आगे अपने डाटा अगर पढ़ेंगे भी, जैसे जनगणना से रिलेटेड जो भी अपने पास डाटा होगा वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपने गलत पढ़ेंगे। तो ये डिपेंड किस पे करता है, संग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करें, प्राथमिक आंकड़े प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल, यानी जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे कहां से, नए सिरे से स्टार्ट करोगे। और ये क्या, जब तक वो डाटा आपका जो कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसको क्या करते रहोगे, समराइज करते रहोगे, ठीक है। और वो किस में आएंगे, प्राथमिक आंकड़ों में। उसके बाद बात करें कि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय, धन, मेहनत क्या लगता है, द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में अधिक लगता है, क्योंकि द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं कि पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं वो, ठीक है। इनको तो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी और क्या लगेगा, धन भी ज्यादा लगेगा, किसके मुकाबले, द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब एक क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है कि पूर्व में प्रकाशित हो चुके ऐसे आंकड़े जिनका उपयोग राज्य सरकार द्वारा भविष्य में योजनाओं के निर्माण में किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। तो ऐसे डाटा को अपने क्या बोलेंगे, द्वितीयक आंकड़े। तो ये तो बात होगी कि आपके पास जो आंकड़े हैं, डाटा है, उसको क्या कहते हैं। और डाटा प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक है जो द्वितीयक आंकड़ों से क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय, और प्राथमिक आंकड़े प्रारंभ से नए सिरे से तैयार किया जाता है और इसमें क्या लगता है, समय, धन, मेहनत अधिक लगता है किसके मुकाबले, द्वितीयक आंकड़ों की तुलना में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने बारंबारता। बारंबारता क्या होती है, तो बारंबारता की बात करते अपने, बारंबारता, ठीक है, जिसको एक और नाम बोलते हैं अपने आवर्ती, ठीक है। अब बारंबारता का मतलब देखो नाम से पता चल रहा है बार बार, ठीक है, यानी कोई परीक्षण जितनी बार आता है वह क्या कहलाता है, वह उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता, ठीक है। यानी कोई डाटा वह उसकी क्या होगी, बारंबारता, ठीक है। जैसे मान लो एक डाटा लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन यहाँ पे 3, 2, 15, 13 और 2 लिख लेते हैं, फिर 2, फिर 4 और 3। अब इसमें बताना है कि 2 की बारंबारता क्या होगी, ठीक है। तो 2 की बारंबारता क्या होगी, 2 देख लो कितनी बार है, 1, 2, 3, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, यानी 2 की जो बारंबारता होगी, बारंबारता जो होगी कितनी होगी, 3। तो यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि बारंबारता असल में होता क्या है। उसके बाद बात करें बारंबारता में, बारंबारता के लिए मिलान चिन्हों को क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। और मिलान चिन्ह किस प्रकार यूज किया जाता है, तो बात करते अपने मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैली मार्क, टैली मार्क्स। जैसे मान लो अपने बात करें बारंबारता कितनी है, 5, मान लो किसी की बारंबारता कितनी है, 5। अब इसको मिलान चिन्ह से अपने कैसे शो करेंगे, तो देखो एक तो है अपने पास ऑप्शन ऐसा, जैसे मान लो 5 ऑप्शन अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5। अब चारों में से अपने बात करें तो आपके पास इसका आंसर है क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका ये, ठीक है। अब ये भी हो सकता है
9th और 8th की क्लास में क्या होता है, जो मिलान चिन्ह का जो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस प्रकार, और 7th क्लास में क्या है कि इसका ये दिया हुआ है, ठीक है। 7th क्लास में इस प्रकार दिया हुआ है, तो अपने इसमें माने कौन सा, क्योंकि दोनों क्या है आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ये 4 ऑप्शन आ जाए तो उसमें जो प्रायोरिटी रहेगी वो कौन सी रहेगी, इसकी, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में नहीं है तो किसको सही करोगे, इसको, ठीक है। अगर दोनों आ जाते हैं तो किसको सही करोगे, इसको। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो यूज होगा वो कौन सा होगा, मिलान चिन्ह ये वाला, ठीक है। तो अपने को यही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके पास, अब मान लो अपने पास 20 बच्चों को क्या है, 20 विद्यार्थियों का क्या है अपने पास परिणाम, ठीक है। और कुल प्राप्तांक कितने, 10। तो यहाँ पे अपने डाटा लिख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं 2, 4, 9, 8, 7, 8, 8 और ये 5, फिर 5, यहाँ पे 4 लिख लेते अपने, 3, 10, 1, 5, 3, 7, 8 और ये 8 और 9 और 10, यानी कुल प्राप्तांक लास्ट में कितना है, 10। यानी 20 विद्यार्थी अपने गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक टेबल बनाते हैं, एक तो है प्राप्तांक और एक हो गया आपके पास बारंबारता, ठीक है, और एक हो गया मिलान चिन्ह। अपने तीनों एक ही साथ बना लेते हैं, मिलान चिन्ह, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपने प्राप्तांक, यानी जिसके 1 नंबर आए हैं, तो कितने हैं इसमें से 1 नंबर वाला, तो 1 ही है, तो बारंबारता 1, तो मिलान चिन्ह क्या बनाओगे, इसका 1। उसके बाद बात करें प्राप्तांक 2, तो 2 वाले कितने हैं इसमें, तो 2 वाले इसमें भी, इसमें 1 ही है, ठीक है। तो इसका जो मिलान चिन्ह होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। फिर बात करें अपने 3 यहाँ पे कितनी बार है, तो 3 अपने बात करें 1 और ये कितना हो गया 2, तो 3 है यहाँ पे 2, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाओगे, 2 बार, ठीक है। 3 के बाद 4 कितनी बार है यहाँ पे, तो 4 देख लेते हैं यहाँ पे, 1, 2, यानी कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 बार। उसके बाद बात करें अपने 5, अब 5 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, ठीक है। फिर बात करें 6, तो 6 यहाँ पे कितनी बार है, तो 6 तो 6 नहीं है यहाँ पे, तो कितने क्या है यहाँ पे, 7, तो अपने 7 लिख लेते हैं। तो 7 यहाँ पे कितने बार है, 1, 2, तो यहाँ पे बारंबारता कितने बार, 2 बार, ठीक है। 7 के बाद है 8 दिया हुआ यहाँ पे, तो 8 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने बार है, 5 बार। 5 बार कैसे बनाओगे, 4 तो अपने को लाइनें खींचनी, तो 5 बनाने के लिए इसको ऐसे खींच दो, ठीक है। ये कितना हो गया, 5। उसके बाद बात करें 9 कितनी बार है, तो 1 और 2, ठीक है। उसके बाद बात करें 10 कितनी बार है यहाँ पे, तो 10 है आपके पास 1 और 2, यानी कितने बार है, 2 बार, तो इसको कितनी बार खींचोगे, 2 बार, ठीक है। तो ये अपने पास मिलान चिन्ह है। तो आपके पास कोई भी टेबल बनानी हो तो उसको इस हिसाब से बनानी है अपने को, बारंबारता, ठीक है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते नहीं है बारंबारता का, अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि बारंबारता क्या है, उसमें मिलान चिन्हों का किस प्रकार यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि आपके पास बारंबारता है और ये पूछ ले बारंबारता कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बारंबारता कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करें बारंबारता के प्रकार में, तो एक बारंबारता असतत, और असतत को ही क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत, और अपने पास बात करें और कौन सा है, खंडित बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन। तो ये अपने पास पहला कौन सा, असतत, अवर्गीकृत और खंडित बारंबारता। इसमें क्या होता है कि अपने को वर्ग के रूप में बांट नहीं सकते, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कोई भी डाटा लिखता हूँ, प्रेक्षण
ठीक है, और एक लिखता हूँ बारंबारता। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई डाटा लिखा एक कितनी बार है तो मान लेते हैं 2 बार है, 2 कितनी बार है तो मान लेते हैं 5 बार है, 3 कितनी बार है मान लेते हैं 7 बार, 4 कितने बार है 6 बार, और 5 कितने बार है 3 बार। ठीक है, तो ये अपने पास डाटा है, यानी और ये क्या है बारंबारता। तो इसमें ऊपर देखो जो डाटा है वो किस में है, अवर्गीकृत, यानी सिंगल फॉर्म में, यानी एक कितनी बार है 2 बार है, 2 कितनी बार है 5 बार है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असतत अवर्गीकृत, या क्या बोलते हैं खंडित बारंबारता बंटन। यानी इसमें क्या होता है वर्ग नहीं बनते, ये अपने को ध्यान रखना है, वर्ग नहीं बनते, वर्ग नहीं बनते। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करें सेकंड, ये असतत है तो ये कौन सा होगा सतत, अवर्गीकृत है तो क्या होगा वर्गीकृत, खंडित है तो इसको क्या बोलेंगे अखंडित, अखंडित बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन दे दे या आवर्ती बंटन दे दे, एक ही प्रकार है। ठीक है, तो अपने बात करें इसमें क्या होता है वर्ग नहीं बनते, इसमें क्या बनेंगे वर्ग बनेंगे। ठीक है, वर्ग बनते हैं। अब वर्ग कैसे बनते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे अपने लिखते हैं 1, 5, 6, 8, 9 और 12, 13, 22, 23, 24 और 25, ये मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है। अब यहाँ पे मैं वर्ग बनाता हूँ, वर्ग किस हिसाब से बनाता हूँ मैं, देखो ये वर्ग है और एक तो लिखता हूँ, यानी 0 से 10 में आपके पास कितने अंक है। ठीक है, एक तो ये बना देता हूँ, एक है 10 से 20 में कितने अंक है, 20 से 30 में कितने अंक है, और 30 से 40 में कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें क्या आपके पास ये वर्ग है 0 से 10 में कितने अंक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी कितने 5, यानी इसमें जो आपके पास बारंबारता है इसको किससे लिखते हैं बारंबारता को, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी एफ से। ठीक है, 10 से 20 में देखो कितने हैं, 10 से 20 में 1, 2 कितने 2, 20 से 30 में 1, 2, 3, 4 कितने 4, और 30 से 40 में तो एक बना लेते हैं अपने 36 लिख लेते हैं कितना 1। ठीक है, तो ये क्या है वर्ग के रूप में बटा हुआ है, किसके रूप में वर्ग के रूप में, जिसको अपने क्या बोलते हैं सतत वर्गीकृत अखंडित बारंबारता बंटन। ठीक है, और ये होता है असतत, यानी इसमें वर्ग नहीं बनते, ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो सतत है वर्गीकृत अखंडित है, ये भी आगे पार्ट्स में बटे हैं, तो इसमें बात करते हैं, इसमें जो पहला पार्ट है तो बात करते हैं इसमें कि इसके कितने प्रकार है। तो पहले प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है इसमें अपवर्जी, अपवर्जी बारंबारता बंटन। ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अपवर्जी बारंबारता बंटन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो प्राप्तांक है, देखो यहाँ पे ये किसका पार्ट है असतत और वर्गीकृत, इसका मतलब वर्ग तो बनेंगे ही। ठीक है, अब वर्ग बनेंगे और इसमें क्या खासियत है तो अपने बात करते हैं, अपने प्राप्तांक लिख लेते हैं। एक तो लिख लेते हैं 0 से 10, यानी 0 से 10 वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, और 30 से 40 वाले कितने हैं, और 40 से 50 वाले कितने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राप्तांक, और उसमें क्या आएंगे छात्र, यानी 10 से 20 वाले जो नंबर आए हैं कितने बचे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे मान लेते हैं 21 है, और 40 से 50 में मान लेते हैं, अपने जोड़ते हैं इसको, यह जगह 25, 35 कितना हो गया ये 60, 70, 80, 81, यानी 100 ही कर लेते हैं, यानी इसको मान लेते हैं 19। ठीक है, तो ये टोटल छात्र कितना हो गए 100। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो आपके पास मान लो यहाँ पे जो नंबर आएंगे 0 से 9 तक आएंगे, कितना आएंगे 0 से 9 तक। आप होगी कि जो जिसके 10 नंबर है वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड होंगे कि यहाँ पे ऐड होंगे, तो ध्यान रखना वो कहाँ पे ऐड होंगे, यहाँ पे 10 से 20 वाले में। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 10 से 19 से काउंट होंगे तो 20 जो नंबर है वो कहाँ पे काउंट होंगे इस वाले में 20 से 30। ठीक है, जैसे 31 से 39 इतने ही नंबर आएंगे तो 40 जो नंबर है वो कहाँ पे काउंट होंगे यहाँ पे 40 से 50 में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि जो वर्ग में
उच्च सीमा का मान शामिल नहीं होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना आपको, शामिल नहीं होगा। उच्च सीमा देखो, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, यानी वर्ग में जो उच्च सीमा है वो शामिल नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करें, एक लाइन ध्यान रखनी कि जो वर्ग है, वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की क्या होगी, निम्न सीमा, ठीक है। यानी वर्ग की जो उच्च सीमा है, यानी मान लो इसकी उच्च सीमा है ये 10 है, अगले वर्ग की क्या है, निम्न सीमा, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे 20 है, ये इस वर्ग की क्या है, उच्च सीमा, लेकिन अगले वर्ग की क्या है, निम्न सीमा, यानी निम्न उच्च, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि वर्ग में उच्च सीमा का मान शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो शामिल किस में करोगे, अगले वाले में, 10 से 20 वाले में। 20 काउंट होगा 20 से 30 वाले में। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी अपने बात करते हैं 20 से 30 के लिए, अपने कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, जैसे 20-30 वर्ग हैं, तो इसके लिए अपने बात करें, सबसे पहले बात करें इसमें निम्न सीमा कितनी है। तो निम्न सीमा की बात करें तो कितने आएंगे, 20। उच्च सीमा, तो उच्च सीमा यहाँ पे कितना आएगा, 30, ठीक है। फिर बात करें बारंबारता, यानी इसकी बारंबारता, तो बारंबारता कितनी है, 35, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल, इसका माप कितना है, यानी कितना अंतर है इसमें। तो ध्यान रखें 30 में से 20 घटाओ, कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। और एक आता मध्यमान, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो मध्यमान की बात करें तो मध्यमान कैसे निकालते अपने, तो जो आपके पास एक तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ दो और भाग दे दो किससे, 2 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, 50, 50 बटा 2 कितना हो गया, 25, यानी जो मध्यमान आएगा वो कितना आएगा, 25, ठीक है। तो अपवर्जी बारंबारता जो बंटन है उसमें अपने पास ध्यान रखना है, सबसे जो आपके पास प्राप्तांक है उसमें जो आपके पास उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की क्या होगी, निम्न सीमा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, और ये कुछ क्वेश्चन है जो इसमें अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये तो बात हो गया किसमें, सतत बारंबारता बटन में पहला जो आपके पास है अपवर्जी, और दूसरा बात करें यहाँ का अपने समावेशी। तो दूसरे बात करते अपने समावेशी बारंबारता बंटन, ठीक है, यानी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले बात की अपनों ने कि जो आपके पास अपवर्जी है, ठीक है, यानी 10 यहाँ पे तो 10 यहाँ पे, इसमें क्या होगा, तो इसमें मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ। जैसे प्राप्तांक की बात करें, प्राप्तांक, तो प्राप्तांक है यहाँ पे 1 से 10, और यहाँ पे मान लेते 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50, ठीक है। और इसमें छात्र हैं अपने पास, यहाँ पे मान लेते हैं 7, 8, 35, 21 और 19, वही मान लेते अपने कितनों के टोटल छात्र, 100, ठीक है। तो समावेशी में अपने ने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास उच्च सीमा है, ठीक है, यहाँ पे जो उच्च सीमा है अगले वर्ग में इसका कोई रोल नहीं है, यानी जो आपके पास निम्न सीमा है उच्च सीमा है, यानी उसी अंतराल में रहेगी, यानी जो वर्ग बना हुआ है आपके पास उसी में क्या रहेगी, उच्च सीमा निम्न सीमा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास हर वर्ग के लिए अपनी निम्न सीमा होगी और क्या होगी, उच्च सीमा, ठीक है। तो इसमें अपने लिख लेते हैं कि वर्ग में निम्न सीमा तथा उच्च सीमा शामिल होती है, ठीक है। तो ये दो है आपके पास, एक तो अपनों ने पढ़ा सबसे पहले बारंबारता कितने प्रकार है, 2 प्रकार, असतत और असतत में अपनों ने बात किया कि इसमें वर्ग नहीं बनते, और सतत में क्या होता है, वर्ग बनते हैं, ठीक है। तो वर्ग बनते हैं, तो इसके सतत वर्गीकृत में अपने पास 2 आपके पास प्रकार हैं,
पहला कौन सा है आपके पास, अपवर्जी। अपवर्जी में अपनों ने बात की कि वर्ग में उस सीमा का मान शामिल नहीं होगा, और वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा। तो एक अपने वर्ग उठाया कौन सा, 20 से 30। इसमें जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो अपने ने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास कौन सा है, समावेशी। समावेशी में क्या लिखा है कि वर्ग में निम्न सीमा तथा उस सीमा शामिल होती है, ठीक है। यानी इस वर्ग के लिए निम्न सीमा ये है, उस सीमा ये, तो इस वर्ग के लिए निम्न सीमा 21 है और इसके लिए क्या है, 30 है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अब बात करते हैं इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने मैथ में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए, ठीक है। और ये अंक आपको दिए हुए हैं और लिखा हुआ कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, वर्गीकृत यानी आपको वर्ग बनाने। तो इसमें अपने देख लेते हैं कि आपके पास अंक किस प्रकार है। यानी ये अंक है 100 तक, ठीक है। 100 से ज्यादा तो होंगे नहीं, तो अपने इसमें बांट लेते हैं 0 से 20, 20 से 40, इस प्रकार बांट लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में अपने यहाँ पे मान लेते हैं 0 से 20 और 20 से 40, 20 का अंतर रख लेते हैं अपने, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है। 10 का भी अंतर रख सकते हैं, लेकिन अपनों ने यहाँ पे कितना रखा है, 20 का अंतर। और यहाँ पे अपने बना लेते हैं बारंबारता, ठीक है। तो 0 से 20 में बात करें तो आपके पास डाटा इसमें कितना होगा 0 से 20 वाले में, तो यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 और 4, कितना हो गए 4। यानी 0 से 20 में कितना आ गए 4। उसके बाद बात करें 20 से 40 में, तो 20 से 40 में 24, 36, 2 हो गए। 2 के बाद आपके पास आएगा 3, 3, 4, 4 और 5, यानी कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक है। 40 से 60 में बात करें तो 40 से 60 में कितने होंगे आपके पास, 1, 2, 2 हो गया, 3, 3, 4, 5, 5 और 1, 6, यानी कितने हो गए 6, ठीक है। उसके बाद 60 से 80 में, तो 60 से 80 में आपके पास 1 और 2, कितना आगे 2। और 80 से 100 में कितने होंगे, तो यहाँ पे अपने बात करें 80 से 100 में 1, 2, कितना होंगे 2, यानी 80 से 100 में कितने होंगे 2। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास यहाँ पे लिखा वर्गीकृत, तो अपनों ने किस में बांट दें, वर्ग में। और बारंबारता का मतलब ये नहीं कितने बार आपके पास अंक आए हैं, एक तो बात होगी ये। एक आता है अपने पास प्रास, यानी एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था कि प्रास क्या होता है। तो अपने बात करते हैं अगले प्रास। प्रास क्या होता है, या इसको क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो, या क्या बोलते हो इसको, परिसर, ठीक है। प्रास, रेंज या परिसर, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास डाटा दिया हुआ है प्रेक्षण। तो प्रेक्षण की बात करें तो आपके पास डाटा यहाँ पे मान लेते 6, 18, 12 और 14, 21, 9, 2, 4 और 5, ये डाटा दिया हुआ है और बताना है कि प्रास कितना होगा, ठीक है। तो अपने को प्रास निकालना है। तो प्रास के लिए ध्यान रखना जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है मैक्सिमम जो मान है उसमें से घटा दो किसमें, मिनिमम मान, ठीक है। यानी मैक्सिमम जो डाटा है माइनस कर दो मिनिमम डाटा से। तो इसमें से मैक्सिमम डाटा कौन सा है, तो कितना है यहाँ पे 21, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 21 और माइनस कर दो मिनिमम। मिनिमम कितना है यहाँ पे, तो देखो कितना है 2, तो क्या कर दो 2, तो 21 में से 2 गया, कितना आ गया 19। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 19। आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है अपने को पता नहीं होता प्रास क्या होता है। प्रास होता है एक रेंज, ठीक है। उस रेंज में मैक्सिमम से लेके मिनिमम उनका जो अंतर है वो क्या कहलाएगा आपका प्रास। संगणक में एक फॉर्मूला आता है प्रास गुणांक, ठीक है। अपने है नहीं लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख ले अपने। प्रास गुणांक क्या होता है, तो प्रास गुणांक होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम और बटे में आ जाता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्योंकि संगणक में बहुत से फॉर्मूले आते हैं जिसमें विचलन भी आ जाता है, प्रास गुणांक भी आ जाता है, ठीक है। मध्य विचलन, बहुलक विचलन, ये भी अपनों ने, तो ये तो बात होगी प्रास गुणांक। और अपनों को ध्यान रखना है कौन सा, प्रास, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है, इसके अपने को जरूरत नहीं है। तो प्रास क्या होता है, बस यही अपने को ध्यान रखना है। तो आज के लिए अपनों ने पढ़ा बारंबारता, आवर्ती क्या होती है, और उससे पहले अपनों ने पढ़ा आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रकार क्या होते हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर देखें और वीडियो कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।